हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज जे एडवांस के केमिकल काइनेटिक्स के सवाल अपन बहुत ही है ना इजी वे में कैसे करते हैं वो अपन करने वाले हैं। तो 20 to 24 है ना, 24 तक वाले सवाल। ओके, और तो काफ़ी मजा आने वाला। केमिकल काइनेटिक्स के जो सवाल होते हैं ना वो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थोड़े डरावने से भी होते हैं, लेकिन और कई सारे सवाल काफ़ी इजी भी होते हैं। ऐसा है नहीं कि भाई कोई भी सवाल आपसे ना हो कि ये सवाल हमें लेफ्ट करना पड़े ना। तो काफ़ी है ना जो बच्चे सेशन में आ चुके जल्दी से गिव इट थम्स अप। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ना यहाँ पे फ्री कोर्सेज में आप PYQ खजाना में जाके बाकी एडवांस के सवाल और प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे 22 और 24 तक के आपके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ना अपना जो सेशन चल रहा है। ठीक है बच्चों, बाकी के जो बैचेज है 25 26 वाले जो सेक्शन वाले जो बच्चे हैं अभी ओके, जो नेक्स्ट ईयर देने वाले एग्जाम्स, तो उनके लिए सारे बैचेज है ना। जैसे डिफरेंट बैचेज की अगर मैं बात करूँ, ड्रॉपर बैच है ना, आपको लगता है कि भाई अभी हमारा है ना कि उतना मतलब कि हम और बेटर कर सकते हैं या आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हिसाब से, या कोई गलती कर दी कहीं ऑफलाइन स्ट्रीम इनरोल करके काफी टाइम चला गया, कोर्स पूरा नहीं हो पाया, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मेंस प्लस एडवांस के लिए आपका इन्फिनिटी बैच रहेगा। इसमें वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं, DPP के साथ टीचर की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। वन ऑफ द इतना इफेक्टिव जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली टीम आपको मेंस बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाती है ना। ओके, तो वो ड्रॉपर्स के लिए इन्फिनिटी बैच है। और अपने सिबलिंग्स वगैरह को बता सकते हो आप, जैसे एनर्जी बैचेज फॉर द क्लास 11th ओके, और प्रोडिजीज फॉर द क्लास 12th है ना। और ड्रॉपर वाले इस वाले बैच में इन्फिनिटी में क्लास 11 प्लस 12 दोनों का पूरा सिलेबस कराया जाता है। यहाँ पे 11th का होगा पूरा, और यहाँ पे प्रोडिजी में 12th का ना। बेसिक से लेके एडवांस सारी क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव होती है, DPP वगैरह मिलती है, टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड है ना। और डाउट फोरम पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, मेंटोरशिप सेशन हो, सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो हम बच्चों ये 24 का जो सवाल है ना इसको देखते हैं। ओके, ये काफी आसान सवाल था। इस तरह के सवाल कई बार मेंस में भी देखे हुए हैं। ओके, चलो देखो यार इसको एक बार। हाँ, तो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चे, इधर देखो बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस है ना, H2 प्लस NO के बीच में रिएक्शंस होती है और उसका मैकेनिज्म्स आपको गिवन है, गिवन मैकेनिज्म्स है। तो ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, नाउ दिस इज स्टेप नंबर 3। ओके, तो 3 स्टेप्स आपको गिवन है। तो पहला फास्ट इक्विलिब्रियम है, फिर ये स्लो है, RDS है, ये फास्ट है, ये RDS स्टेप आपका है। अब ध्यान से अगर है ना इधर देखो, इन तीनों को जब आप ऐड करते हो, N2 से ये कट जाएगा बच्चे। ओके, N2O से N2 कट जाएगा, तो आप ध्यान से देखो तो 2NO प्लस 2H2 मिलके आपका H2O 2H2O प्लस N2 बनाते हैं। तो क्योंकि ये 3 स्टेप में रिएक्शंस आपको गिवन है, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि रेट लो किससे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो रेट लो हम लिखते हैं वो आपका स्लो स्टेप से लिखते हैं। और ये क्या होती है, एलिमेंट्री होती है, हर एक स्टेप कॉम्प्लेक्स की एलिमेंट्री होती है। तो इसके लिए आप रेट लो क्या लिखोगे, आप रेट लो लिखोगे सर रेट इक्वल टू K स्लो स्टेप्स है ना, दैट इज K इक्वल टू K2 है यहाँ पे, N2O2 ओके, और ये H2 है। ठीक है जी। अब आपको पता है रेट लो एक्सप्रेशन में क्या होगा, रिएक्टेंट ही आएगा। तो N2O2 तो कोई रिएक्टेंट है नहीं यहाँ पे, तो N2O2 क्या है, इंटरमीडिएट है, N2O2 भी इंटरमीडिएट है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी सब्सटेंस उनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, तो उनको हमें नेग्लेक्ट करना होता है ना। N2O2 इंटरमीडिएट हो गया, यहाँ पे N2 एज इंटरमीडिएट हो गया, तो ये N2O2 की कंसंट्रेशन को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि रेट लो से, क्योंकि रेट लो में तो रिएक्टेंट आएगा या कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट आएगा। ओके, हाँ, तो आप इस वाले इक्वेशन से ना, इक्वेशन 1 से अगर आपको मैं बोलूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड K-1, तो दैट विल बी इक्वल टू N2O2 अपॉन NO का होल स्क्वायर। तो ये वाला इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस वाले केस में N2O2 का जो वैल्यू होगा, N2O2 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू द, ये समझ में आ गया यहां से। तो N2O2 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू द K1 अपॉन K-1 इंटू NO का होल स्क्वायर। और इसी तो वैल्यू को उठा के अपने को इधर रखना है, तो इसी वैल्यू को तो इधर रखना है। तो जब आप इधर रखोगे तो नाम न्यू रेट जो होगी बच्चे, न्यू रेट क्या होगी, रेट इक्वल टू है ना K2 इंटू K1 अपॉन K-1 ओके, और दैट विल बी द NO का स्क्वायर इंटू H2। तो आपको ये है ना, तो इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दो, इसको K डैश बोल दो, दैट इज NO का। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा दैट विल बी द दिस वन। तो आपसे ओवरऑल ऑर्डर पूछा गया था, तो ओवरऑल ऑर्डर विल बी द आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इस तरह के सवाल आपके दैट इज 2 + 1 दैट विल बी इक्वल टू द 3। तो ओवरऑल ऑर्डर जो हो जाएगा तो दैट विल बी द 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका सिंपल सवाल था ना। तो दिस इज द सिंपल सवाल ऑफ एडवांस दैट इज आस्किंग द 24। ओके बच्चों, ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, तो देखो यार
ओके तो देखो पहले सवाल को अपन देखते हैं यहाँ से कि 20 का सवाल है, जे एडवांस 20 में क्या पूछा गया था, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शंस। ओके आपको इनिशियल रिएक्टेंट आपको पी दिया गया, इसके NaOH के साथ रिएक्शन से प्रोडक्ट क्यों बनता है। अब इससे कोई एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक मिक्स टाइप का सवाल है, तो इसको देखोगे ना ध्यान से। अब इसको देखो ऑर्गेनिक का बेसिक नॉलेज यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, दिस इज अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है ना NaOH के साथ कराएगा, एक्वस NaOH होगा डेफिनेटली, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाता है। ओके तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपको पता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका SN2 तो नहीं देता। ओके नाउ इट विल बी द SN1 रिएक्शंस। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी SN1, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियोकेमिकल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द SN1 रिएक्शंस, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड है, दैट इज अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जो कि SN1 ही देगा, SN2 तो नहीं देगा। तो इसका कहने का मतलब है दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। ओके तो ग्राफिकल सवाल काफी बनते हैं। तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शंस। तो हाफ लाइफ वर्सेस, तो अगर मैं बात करूंगा हाफ लाइफ की, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ क्या होता है, दैट विल बी द ln2/k। तो ln2/k और वो होती है कांस्टेंट, तो आपका कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा, दैट विल द कांस्टेंट। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ आ गया। ओके फिर बोला गया इनिशियल रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं बात करूं रेट, तो रेट की बात करूं तो क्या होगा, किसी भी टी टाइम पे जो रेट आएगी दैट इज K इंटू आपका रिएक्टेंट P बोला गया, तो P किसी भी टी टाइम पे। इनिशियल रेट मतलब T इक्वल टू 0 पे K P नोट। तो ये वाला कर्व कैसा आना चाहिए बच्चे, दिस कर्व विल बी द लीनियर नॉट कांस्टेंट। एक कर्व ऐसा आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ओके फिर आपको बोला गया कंसंट्रेशन ऑफ Q, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे C ऑप्शन की, तो Q कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन P नोट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस KT, है ना। ठीक है e की पावर माइनस ये 1 माइनस e की पावर माइनस KT होता है, डिवाइडेड बाय आपका आएगा P नोट। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस e की पावर माइनस KT, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो T इक्वल टू 0 पे अगर बात करोगे ना, तो T इक्वल टू 0 पे मैं बात करूंगा, तो e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो ग्राफ 0 से शुरू होगा। अब देखो T इक्वल टू इनफाइनाइट पे बात करोगे ना, देखो T इक्वल टू 0 पे इसको रखोगे तो आपका ये जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज Q बाई P नोट। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी द, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0। और T इक्वल टू इनफाइनाइट जब करोगे ना, T की पावर इनफाइनाइट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1, है ना। तो ये ग्राफ आना चाहिए आपको कुछ इस तरह से कांस्टेंट आना चाहिए ना, ये वाला ग्राफ आना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। और आपसे पूछा गया ln P बाई P नोट वर्सेस टाइम, है ना। ओके तो इधर देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखो, K इक्वल टू 1/T। ओके ln ऑफ P नोट बाई P, ठीक है। तो इसमें से वैल्यू, तो ln P बाई P नोट जब आप करोगे बच्चे, तो यहां से वैल्यू क्या जाएगा माइनस KT। तो स्लोप जो अब इधर देखो ln P बाई P नोट वर्सेस टाइम की जो स्लोप आएगी, तो दिस इज द स्लोप, है ना, माइनस के, तो नेगेटिव स्लोप आनी चाहिए। और इस वाले केस में क्या है, दिस इज द पॉजिटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए आंसर विल बी द ए ऑप्शन फॉर दिस वन, है ना। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ओके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के सवाल। हाँ देखो ये और भी जबरदस्त है ना। तो ये जो मेजदा कॉलम में आपको जो सवाल दिया गया था, काफी बड़ा सा डरावना सा सवाल है, बट ये अलग तरीका पूछने का, तो इसमें उन्होंने कुछ अलग नया करने की कोशिश की थी इस सवाल में। और इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। ग्राफ के सवालों के साथ डराया जाने की कोशिश की जाती है एक्सप्रेशन के साथ, बट सवाल होता है आसान। तो चलो देखते हैं सवाल में। तो बोला गया, तो डिकम्पोजिशन आपको बोला गया, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स टू द करस्पॉन्डिंग प्रोफाइल प्रोवाइडेड लिस्ट वन। और ये आपको कोई कांस्टेंट बोला गया, एक्सेस और के कोई कांस्टेंट है। ओके और यहाँ पे रेट के एक्सप्रेशन है, मतलब एक्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक्स कोई आपका रिएक्टेंट रहा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट रेट के एक्सप्रेशन आपको दिए गए, और हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के साथ यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रेट, कंसंट्रेशन और टाइम के साथ प्लॉट दिया गया ln x, है ना। तो ओके तो यहाँ पे आपको मैच द कॉलम में मैच कराना था। ठीक है, अगर देखो इस वाले सवाल की मैं बात करूँगा ना, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप बोला गया अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। ओके सारे पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स में, तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या अगर एक्स से डिवाइड कर दूं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, के इक्वल टू, है ना, एक्सएस प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्सएस बाई एक्स प्लस 1, है ना, ये लिख सकता हूं मैं अगर इसको मैं एक्स से डिवाइड करूं। ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन। अब इधर देखो इसमें अगर मैं एक्स को अगर इनफाइनाइट करूं, है ना, तो एक्स को तो जीरो नहीं कर रहा, है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, है ना, तो इसको अपन क्या करते हैं एक बार इनफाइनाइट कर लेते हैं। तो इनफाइनाइट पे करोगे तो एक्स को जीरो करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अगर आप देखोगे कि एक्सएस बाई एक्स को जीरो करोगे तो 1/0 एंड नॉट डिफाइंड टाइप का आ जाएगा, तो अपन इनफाइनाइट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स को इनफाइनाइट करोगे तो 1/∞0, तो रेट क्या आ जाएगी, रेट इक्वल टू आ जाएगा आपका के आ जाएगा। ठीक है,
हमें ये वाले कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, एक्स को इनफाइनाइट, ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे दिया गया, ओके, ऑल पॉसिबल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। तो अगर मैंने इनफाइनाइट किया, बहुत बड़ा वैल्यू किया, मतलब इनफाइनाइट का मतलब है बहुत बड़ा वैल्यू, ओके, के इक्वल टू, तो ये कौन सी ऑर्डर हो गई, तो दिस विल बी द जीरो ऑर्डर, है ना। जब आपने कॉन्सेंट्रेशन को इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा किया तो रेट आपकी रिएक्शन कौन सी आ रही है, जीरो ऑर्डर आ रही है, ठीक है, ओके। इसको देखते एक बार, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच लेस देन एक्सेस, है ना, तो एक्स का वैल्यू काफी छोटा है एक्सेस, है ना, तो व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच लेस देन, बहुत छोटा है, तो एक्स एक्सेस का वैल्यू से काफी बड़ा है, तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, के एक्स अपॉन एक्सेस लिख दूं मैं इसको, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपकी आ रही है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, है ना। अभी लिख रहे थे एक बार सभी रिएक्शन का ऑर्डर, क्योंकि इधर ग्राफ से तो अपने को समझ में आ जाएगा, तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ओके। इसको देखो, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच हायर, तो एक्स क्या है, मच हायर देन एक्सेस, तो एक्स बड़ा है काफी, तो ये वैल्यू क्या, इसको है ना, तो इसको एक्स लिख दो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, जिसका मतलब है दिस इज द जीरो ऑर्डर, तो ये आपका जीरो ऑर्डर आएगा, ठीक है, जीरो ऑर्डर। इस वाले केस में देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज मच हायर, तो एक्स का वैल्यू काफी बड़ा है एक्सेस से, तो एक्स का वैल्यू काफी बड़ा, तो एक्स एक्स प्लस एक्स को एक्स लिख दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑर्डर, तो ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर, ओके। अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, तो आपका जो आंसर आ रहा है, जैसे कि मैं पहले है ना, फोर्थ और ये आ रहा है, सेकंड जो आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, इसमें हाई कंसंट्रेशन पे आपका जीरो ऑर्डर आ रहा है, बाकी और पे अपने कंसंट्रेशन लिया नहीं है ना, हाई कंसंट्रेशन पे एक्स। इन ग्राफ को समझे एक बार, इन ग्राफ को समझते हैं, तो आपको ये ग्राफ दिया गया है कि हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है ना, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, हाफ लाइफ तो ये जीरो ऑर्डर रही होगी, ओके, तो ये मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रही, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेशन लगा के अपन ला रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या होगा, एग्जैक्टली होता तो लीनियरली ओरिजिन से पास होती, बट यहाँ से अपन अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि सभी हर सवाल में अपन अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, हाफ लाइफ वर्सेस, तो ये कांस्टेंट आ रही है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर आएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट आता है। इसको देखो, ये रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करूंगा, तो ये शुरुआत में लीनियर सा आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी नहीं करी, कांस्टेंट आ रहा है, तो इस वाले पार्ट में जीरो आ रहा है, रेट कांस्टेंट लीनियर वेरी कर रहा है, तो ये ना फर्स्ट की तरह आ रहा है, और यहाँ पे कुछ और एक्सपोनेंशियल आ रहा है, जैसे कि फिजियोप्शन वगैरह में आता है ना ग्राफ, तो वैसा है ना। तो इसमें बोला गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स हाई होता है तो जीरो ऑर्डर बिहेव करता है, लो होता है तो फर्स्ट होता है, बीच वाले में कुछ और ही यहाँ पे, जैसे कि है ना लैंगुर, है ना, जैसे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है ना, वैसा फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे आपका एक्स हाई करते हैं तो वो जीरो की तरफ फॉलो करता है, जैसे कि इसमें था ना, जब अपन ने काफी बड़ा लिया तो जीरो ऑर्डर की तरह क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है, ओके। ये देखो, कंसंट्रेशन एक्स विद टाइम, तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ लीनियरली वेरी करता है, ए8 है ना, एक्स एट एनी टाइम टी इक्वल टू एक्स नॉट माइनस के टी, और एल एन एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ लीनियरली वेरी करता है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो अपन यहां से मैच कराना शुरू करें, तो अपना जो फर्स्ट का जो मैच आ रहा है बच्चे ना, फर्स्ट का जो मैच आ रहा है, यहां से मैं मैच करा देता हूं। फर्स्ट का जो मैच आएगा अपना, फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट की मैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ, देखो हाई कंसंट्रेशन जब एक्स को मैं लेता हूं तो यहां पे क्या आता है, यहां पे जीरो ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है। तो जैसे कि इनिशियल ये है ना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, तो ये भी अपन ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, और अपन इसमें आर भी है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जीरो की तरह बिहेव कर रहा है, और बाकी का ना, ठीक है। तो पहला का जो मैच आ जाएगा दैट विल बी द पी एंड आर, पी एंड आर है ना, तो फर्स्ट का मैच जो आएगा पी आर आएगा, तो पी आर विल बी मैच ऑफ फर्स्ट वन है ना, तो ये फर्स्ट का मैच आ रहा है पी आर। सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड कैसा बिहेव कर रहा है, सेकंड विल बिहेव लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर, तो सेकंड का फर्स्ट ऑर्डर कौन कौन सा आएगा, क्यू, क्यू आएगा आपका, और टी आएगा, क्यू टी है ना, तो सेकंड का आएगा क्यू टी, क्यू टी विल बी फॉर द सेकंड है ना, सेकंड का आएगा आपका क्यू टी, ठीक है, सेकंड का क्यू टी, फर्स्ट का पी आर, ओके। फोर्थ का भी क्या आएगा, क्यू टी आएगा, क्योंकि वही फर्स्ट ऑर्डर है। थर्ड का मैच कराऊं मैं, थर्ड कैसा ग्राफ आ रहा है, थर्ड की बात करें तो थर्ड विल बी द जीरो ऑर्डर है ना, थर्ड क्या आ रहा है आपका, जीरो ऑर्डर की तरह आ रहा है, तो थर्ड ऑर्डर जीरो ऑर्डर की तरह अगर मैच कराना होगा तो आपका ग्राफ इसको देखो, है ना, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच हायर देन, ओके, मच हायर देन एक्सेस, शुरुआत में ना, तो बोला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच हायर देन एक्सेस, तो बोला गया भाई एक्स का वैल्यू काफी हायर है,
तो जीरो ऑर्डर है ना, तो इसका भी मैच क्या कराओगे, थर्ड का मैच कराओगे आप जीरो के साथ। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, तो ये वाला जो ग्राफ है बच्चों ना, ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे आ रहा है ना, ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे आ रहा है। तो आप थर्ड का जो मैच करोगे जीरो है ना, तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच हायर देन एक्सेस, तो शुरुआत में बड़ा है। तो थर्ड का मैच जब आप कराओगे तो जीरो से मैच कराओगे, क्योंकि ये तो आपका कौन सा आ गया, इसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे आ रहे हैं ना। अगर कम होता तो फर्स्ट, बीच में कुछ और होता है। अभी हम इन्होंने प्रॉपरली है ना, इनिशियल एक्स आर मच हायर देन एक्स, अभी एक्सेस के बारे में हमें नहीं पता ना, तो हम इस ग्राफ को क्लेम नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अपना जो आएगा इसका थर्ड का मैच कराओगे जीरो से, तो पी एंड एस मैच करा देना, ठीक है। तो इसका आंसर करा देना पी एंड एस। तो इधर देखो, तो पहले वाले में पी आ रहा है, पी आ रहा है ना, चलो इधर पी आर तो सब में आ रहा है। इसमें देखो क्यू टी आ रहा है, तो ये गया और ये भी गया ना, क्यू टी है ना। इसमें पी एस देखो है ना, पी एस तो ये भी गया और ये भी गया, ठीक है। तो यही बचा, फिर फोर्थ में टी आ रहा है, इसमें आ रहा है, फिर ए ऑप्शन इज आंसर फॉर दिस वन है ना। तो इसको देखो, इसमें पहला जो ऑप्शन था ना, अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, एक तो ये कहानी थी, और एक ये वाला ग्राफ है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब इसको आपको आइडेंटिफाई करना था कि सिर्फ और सिर्फ जब हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है ना बहुत ज़्यादा, तब ये जीरो ऑर्डर की तरह बिहेव करता है। अब जैसे कि इसमें हमें नहीं पता ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्स मच हायर देन एक्सेस, तो एक्सेस के बारे में हमें कुछ बताया कि कोई कांस्टेंट है, अब हम इसमें कौन सा वाला रेंज लें, अब इसमें हमें नहीं पता, तो इसलिए इसका मैच इस तरह से कराना था ना। तो इसलिए देखो थर्ड का मैच उन्होंने दिया है एस और क्यू दिया ना, थर्ड का मैच उन्होंने एस और क्यू दिया, आर नहीं दिया उन्होंने ना, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से करना था सवाल को। तो ये एक अच्छा सवाल था, ओके। तो इसमें जिसके अंदर आपको इंटर है ना अप्रोक्सीमेशन लगा के सवाल को सोल्व करना था, डन है। हाँ, ये देखो, प्लॉट ऑफ log ऑफ के एफ वर्सेज 1/t फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस आपके लिए दिया गया। log ऑफ के एफ वर्सेज 1/t का प्लॉट आपको दिया गया, तो ओके। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर फॉरवर्ड और बैकवर्ड है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया ए एफ और ए है ना, ए बी आपको दिया गया है, ओके। और आपसे log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई 500 केल्विन पे 6 दिया गया है। तो आपको के बी का वैल्यू बताना है 250 केल्विन पे है ना, के बी का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो के बी का वैल्यू चलो अपन निकाल लेते हैं एक बार, ये वाले एक्सप्रेशन के लिए फिर हमें क्या क्या डेटा की जरूरत पड़ेगी, फिर अपन निकालते हैं, ओके, ठीक है जी। अपन निकाले यहाँ से, तो अपन इसमें एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। अपन ने यहाँ पे एक ना स्लाइड ऐड नहीं की थी, तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ओके। फिर अपन इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं ना, सोल्व करते हैं फिर इसको आराम से, तो क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, ओके, इसमें क्या थोड़ी कैलकुलेशन है, तो फिर इस सवाल को अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे ना, चलो ठीक है। तो एक बार मैं ब्लैक बैकग्राउंड में कर लेते हैं ना, ठीक है, चलो जी, ओके। तो ये अपना हो गया डन है ना, चलो सोल्व करें इसको। ये अच्छा सवाल, मतलब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, क्या इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था इस वाले सवाल में, तो इधर देखो अब ध्यान से ना, ओके। तो ये कैलकुलेटिव वाला सवाल था। तो आपको चाहिए log KB, log KB का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक बार निकाल लेते ना, कि KB इक्वल टू है ना A बैकवर्ड है ना, इक्वल टू e की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड बाई RT, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू अपने को चाहिए log के अंदर। तो यहां से क्या करोगे, ln KB इक्वल टू ln AB, ओके, बैकवर्ड का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस EAB बाई एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बाई RT, ये कितना हो जाएगा, तो log ऑफ KB इक्वल टू ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस EAB बाई 2.303 R इंटू 1/t प्लस log ऑफ AB है ना, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपको। अब आपको log ऑफ KB चाहिए, log ऑफ KB चाहिए, और कितने पे चाहिए आपको, 250 केल्विन पे चाहिए। तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा माइनस EAB अपॉन 2.303 R अपॉन 250 है ना, 250 प्लस log ऑफ AB। तो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बैकवर्ड रिएक्शंस का, तो आपको ये AF दिया गया है, ये AB है, तो 10 की पावर 11 है ना, तो 10 की पावर 11, तो ये आपको log ऑफ KB चाहिए, ठीक है। तो अपने को कहीं से यहां से 11 हो गया, 11 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड अपॉन 2.303 R इंटू 1/250। तो कहीं से अपने को बैकवर्ड की एनर्जी मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा, बस अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं से अपने को एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। अब देखो डेटा क्या दिया हुआ, वहीं से मिलेगा डेटा, है ना। log ऑफ KF वर्सेस 1/t का प्लॉट दिया गया,
ओके, तो यहां से वैल्यू आप लिखोगे तो यहां से डायरेक्टली लिख लो, के एफ के हिसाब से लिख लो ना। तो अगर log ऑफ के एफ, तो सेम एक्सप्रेशन लिख लो, log ऑफ के एफ इक्वल टू, यहां से अगर मैं वैल्यू है ना, माइनस ई एफ बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस, तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, प्लस log ए एफ है ना, फॉरवर्ड है ना, ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूं मैं। ओके, तो बोला कि इस ग्राफ से 1/t का वैल्यू कितना दिया, 0.02, तो ये मैं बोलूं 2 इंटू 10 की पावर -3 है ना, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड अपॉन 2.303 आर। तो log ऑफ के एफ का वैल्यू कितना दिया, 0.02 पे, तो 9 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ फॉरवर्ड, दैट इज 10 की पावर 15, 10 की पावर 15, 10 की पावर 15, तो 15 हो गया। तो अगर मैं यहां से निकालू वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड जो आएगा बच्चे, दैट 15 माइनस 9 करो तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 6, तो 2 से काट देना, तो ये आ गया 6, दैट इज, ये लिख दूं मैं 3 इंटू 2.303 आर, ओके, इंटू इसको ये लिख दूं मैं वैल्यू थाउजेंड्स और मल्टीप्लाई करके ना। देखो एक बार ध्यान से, 2 3, ये इस वाले सवाल की कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी ना, ठीक है, 3, क्योंकि यहाँ पे 6 था, उधर 2 जाएगा तो काट दिया ना। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड आ गया मुझे ना, एक रिलेशन आ गया। और एक और वैल्यू उन्होंने दी है, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log के फॉर द रिएक्शन 500 केल्विन पे आपको 6 दिया गया, log के है ना, तो इधर देखो ध्यान से, 500 केल्विन पे आपको दिया गया, तो log ऑफ के क्या होगा, इधर देखो, के इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू ए एफ इंटू ई की पावर माइनस ई एफ बाई आर टी इक्वल टू, है ना, ए बी इंटू ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड बाई आर टी। और कितने पे वैल्यू है ये, दिस वैल्यू एट 500 केल्विन है ना, टी इक्वल टू 500 केल्विन पे ये वैल्यू आपको गिवन है। ओके, तो वहां पे log के का वैल्यू कितना है, log के 10 की पावर 6 है, log के 10 की पावर 6 है, तो k का वैल्यू कितना रहा होगा, 10 की पावर 6 रहा होगा ना, तो 6 है तो ना, ठीक है। तो एक्टिवेशन ये आपका प्री एक्सपोनेंशियल फॉरवर्ड कितना है, 10 की पावर 15, और ये कितना हो गया, 10 की पावर 11, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ना। और यहां से अगर आप वैल्यू को करोगे तो यहां से आ जाएगा ई की पावर, है ना, ई ए बी माइनस ई ए एफ बाई आर टी, है ना, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। यहां से अगर वैल्यू को ध्यान से, तो 10 की पावर 4 तो 10 है ना, तो 10 की पावर 2 100 हो जाएगा, तो ये एल एन, इसको मैं करूँ एल एन 100 बोल दो इसको, दैट इज ई ए बी माइनस ई ए एफ बाई आर का वैल्यू कितना हो गया, है ना, 500 आर हो गया ना, ठीक है, टेम्परेचर 500 केल्विन पे। तो इधर देखो, इसको कितना करें, तो इसको करो 2.3, तो ये कितना हो गया, log 100 दैट इज 2, तो 2 इक्वल टू, है ना, ये कितना होगा, 2 इक्वल टू 2.303, तो इसको मैं 1000 कर दूं, इसको मल्टीप्लाई 2.303 इंटू 2 इसको कर दूं तो 1000, तो 2303 है ना, ठीक है, इंटू आर इंटू 2 आर। एक बार देखो ध्यान से, तो सॉरी ना, 2 नहीं आएगा ना, एक स्टेप देखो, डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहां से 2303 आर हो गया, डन, दैट इज ई एफ, सॉरी ई ए बी है ना, माइनस ई एफ, थोड़ा सुंदर लिख दो इसको मैं, एक बार देखो ध्यान से, ठीक है, दैट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड माइनस, अरे ब्लैक आ गया है, देखो ध्यान से, ई ए बी माइनस ई एफ, ओके, क्योंकि ये वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 2.303 हो गया ना, तो 2 को मल्टीप्लाई किया थाउजेंड्स, तो ओके, ये वाला वैल्यू हो गया, तो एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। तो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये अपना इक्वेशन नंबर 1 था। तो आपको शुरुआत के 2 डेटा से मिलके आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड आपका निकलेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 2303 आर प्लस ए एफ, ए एफ कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2303 आर, तो ये आ जाएगा आपका 42303 आर, तो ये आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड आ जाएगा आपका निकल के। तो आपको यहां पे पुट अप करना है, तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया बच्चे, दिस वैल्यू कम्स आउट 11 माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड कितना आ गया, 4 इंटू 2303 ना, 4 इंटू 2303 आर, ओके, अपॉन
ये आ जाएगा 2.303 R इंटू 250, कितना वैल्यू आ गया है। इस वाली वैल्यू की मैं बात करूंगा तो ऊपर क्या करो, थाउजेंड्स कर दो, तो थाउजेंड्स कर दोगे ऊपर कितना आ जाएगा 1000, तो 4 बार आ गया, R से R गया, 16 माइनस 11 माइनस 16 करोगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो log ऑफ के भी कम सा, तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन था बट आसान सवाल है ना। आपको मोड ऑफ log के बी का वैल्यू आपसे पूछा गया तो आंसर कम्स आउट विद 5। तो आपको देखना था यार, थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप है ना, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, फॉर्मूले ज़्यादा थे, ओके, बट इतना रफ में नहीं लिखना था। बट ये सवाल थोड़ा सा लेंथी टाइप का सवाल था ना, ओके, मतलब इसके अंदर कैलकुलेशन सारी आसान थी भाई, आपको जो पूछा गया वो लिख दिया आपने कि हाँ सर। तो अपने को दो इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड निकालना था। तो पहले एक्सप्रेशन से यहाँ पे एक फॉरवर्ड निकल गया और दूसरी से ये निकल गया, तो ये ना, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का सवाल था, बट इसकी कैलकुलेशन आसान थी, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस था ना वो टफ प्रोसेस नहीं था। और ये काफी पॉपुलर डिमांडिंग सवाल होता है जेएडवांस 21 का, तो इसको ध्यान से समझना। वो बोला गया फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस 2x + y मिलके इसका इस रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट क्या है, k है, और दैट इज p है ना, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शंस k बोला गया। और बोला गया रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू द dp/dt, तो रेट मतलब रेट ऑफ चेंज होगा ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू k × x। ओके, 2 moles of x are mixed with 1 mole of y to make 1 liter of the solution। तो आपको बोला गया, इधर देखो ध्यान से, 2x + y मिलके पता क्या बनाता है, ये प्रोडक्ट बनाता है। तो k इसको मैं बोल दूं, k ऑफ रिएक्शंस बोल दूं बच्चों में, है ना, k ऑफ रिएक्शंस। तो यहां से k ऑफ रिएक्शंस क्या आ जाएगा, k ऑफ रिएक्शंस विल बी द k ऑफ x/2 आ जाएगा ना, ओके, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्री क्या है 2 है। और ठीक है, जितने भी फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, तो kx के रेस्पेक्ट में। ओके, अब ध्यान से देखो इसमें क्या बोला गया, t = 0 पे बोला गया है ना, 2 moles of x are mixed with 1 mole of y to make 1 liter of solution। तो मतलब ये कितना हो गया, ये 2 मोलार हो गया और ये 1 मोलार हो गया, ये कुछ भी नहीं था। 50 सेकंड पे t = 50 सेकंड्स है ना, तो 50 सेकंड्स में 0.5 मोल ऑफ y इज लेफ्ट, मतलब 0.5 मोलार लेफ्ट होते हैं ना 1 लीटर में, तो 0.5 मोलार अगर बचा होगा, ओके, मतलब है ना, तो देखो ये एक खत्म होता है तो इसका 2 होता है, आधा खत्म होगा इसका 0.5 खत्म होगा इसका 1 होगा, तो ये 1 मोलार बचा होगा, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गई हाफ लाइफ x की हाफ लाइफ कितनी होगी, बट 2 मोलार से एक आधा हो गया 50 सेकंड में, तो हाफ लाइफ फॉर x इज 50 सेकंड है ना, 50 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज t हाफ, ठीक है। अगर मैं है ना रेट कांस्टेंट k ऑफ द रिएक्शन इज दिस, तो ये आपका रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस बोला गया है। अब इधर देखो a पार्ट को करने के लिए अगर मैं बात करूंगा ना, तो a पार्ट की अपन बात करेंगे तो t हाफ क्या होता है, t हाफ होता है ln2/k ऑफ x होता है ना, ठीक है। तो हमेशा इसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो हाफ लाइफ कितनी हो 50, तो kx कितना आ गया, तो kx कम्स आउट टू बी ln2/50। और इधर देखो k ऑफ रिएक्शंस का एक रिलेशन अपन ने देखा था, दैट इज, ठीक है, तो kx का वैल्यू कितना था 2 टाइम्स k ऑफ रिएक्शंस, ओके, 2 टाइम्स k ऑफ रिएक्शंस, तो k ऑफ रिएक्शंस कितना आ गया, तो k ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू k ओनली है ना, तो वो आ जाएगा आपका ln2/100, दैट इज 0.693 है ना, तो 6.93 इंटू 10 की पावर वैसा आएगा ना, तो यहाँ पे तो कुछ अलग वैल्यू आ गया। तो ध्यान से देखना, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस और रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस दोनों अलग अलग चीज है। मेंस वगैरह में क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्री 1 ले लेते हैं, वहां पे बराबर आता है, ओके। तो ये वाली कहानी थी। 850 सेकंड्स माइनस dx/dt इतना आना चाहिए, 50 सेकंड्स में माइनस dx/dt। तो इधर देखो ध्यान से, तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से एक्सप्रेशन लिखोगे b वाले, अगर मैं बात करूं b की, तो -1/2 dx/dt, तो दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शंस और दैट इज इक्वल टू k × x। तो आपका वैल्यू कितना है, t = 50 पे बोला गया है। अगर ये रेट आपकी 50 पे डिटरमाइन करनी है, तो -dx/dt t = 50 पे, तो उसी टाइम पे क्या होगा आपका 2 टाइम्स, और ये क्या है k ऑफ रिएक्शंस, ओके, इनटू x 50 सेकंड्स पे। तो 50 सेकंड्स पे x का वैल्यू जो दिया गया है बच्चे, 50 सेकंड्स पे 1 है, तो दैट इज 2 टाइम्स k ऑफ रिएक्शंस, और k ऑफ रिएक्शन कितना होगा 2 टाइम्स ln2/100 अपन ने निकाला था, दैट इज ln है ना, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 0.693/100, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका, दिस वैल्यू है ना 612, तो ये वाला वैल्यू आ रहा है 13 पॉइंट है ना, ये आ रहा है 13.86 इंटू 10 की पावर -3 विल बी द आंसर फॉर दिस वन, ओके। ध्यान से है ना, देखो एट 100 सेकंड माइनस dy/dt, तो 100 सेकंड्स की अगर मैं बात करूंगा बच्चे है ना, t = 100 सेकंड्स देखो, तो है ना इक्वल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये कितना रहेगा 2 से 1 हो गया, ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 मोल आ रहा है ना,
ओके, तो ये 0.5 मोलार हो जाएगा ये अगले हैंड है ना, 50 सेकेंड और में ना, और आधा हो जाएगा। तो उस टाइम पे dy बाई डी टी माइनस dy बाई डी टी क्या होगा, देखो यहां से, तो सी पार्ट में अगर आप लिखोगे तो ये लिखोगे -1/2 dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस dy बाई डी टी दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो माइनस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स दैट इज k ऑफ रिएक्शंस। तो उस टाइम पे माइनस dy बाई डी टी का जो वैल्यू रखोगे बेटा, k ऑफ रिएक्शंस तो आपने कितना रख दिया, k ऑफ रिएक्शंस यहां से वैल्यू रखा था ln2/100, ओके। और उस टाइम पे t इक्वल टू 50 पे 100 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो x का कॉन्सेंट्रेशन तो ये आ जाएगा हाफ, दैट इज इक्वल टू हाफ, तो ln2/200 है ना, तो ln2 कितना हो गया 0.693/200, इधर देखो ये आ गया 0.34 समथिंग है ना, तो ये आ जाएगा आंसर आपका, डी इज द आंसर फॉर दिस वन, ओके। तो यार इस वाले सवाल को मैं बात करूँ ना, ये इस तरह के सवाल काफी रिपीट हुए हैं, और जो एक रिलेशन होता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस और पर्टिकुलर सब्सटेंस बाय स्टोइकोमेट्री, तो इसको आप सही से ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस और रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, दीज टू आर द डिफरेंट एंटिटीज है ना, ओके। जब स्टोइकोमेट्री 1 होता है तो ये बराबर आ जाते हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, तो है ना। तो ये सवाल थे आपके, और इससे पहले है ना, और वो आपका है ना, जैसे 24 में जो सवाल था, ओके, तो वो था आपका रेडियोएक्टिव डीके के ऊपर, जो सवाल को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब उसको बोनस कर दिया था भाई, उसका कोई भी आंसर नहीं हो, उसका मल्टीपल आंसर पॉसिबल थे, ओके 24 वाले सवाल में। बाकी ये सारे सवाल आप देखोगे तो केमिकल काइनेटिक्स से क्या होता है बच्चे, एक तरह से अगर मैं आपसे पूछूं भाई केमिकल काइनेटिक्स कैसे सवाल बनते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से थोड़े से बड़े से सवाल दिखेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वाले ग्राफिकल सवाल आपको ज़्यादा दिखेंगे ना, जैसे कि ये वाला ग्राफिकल था, डरावना सा था, बट ये आसान होता है, अप्रोक्सीमेशन लगा के आप कर सकते हो मेज द कॉलम को ना। जैसे ये सवाल था, ओके, ऑर्गेनिक का उन्होंने मिक्स किया था, तो मल्टीपल कंसेप्ट एडवांस का पूछने का तरीका है, बट यहाँ ये उन्होंने एक अलग वेरिएशन पूछा है, बाकी तो वही सेम PYQs टाइप के ही प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे वैसे ही वेरिएशन उन्होंने पूछे है ना कंसेप्ट को। तो सही से आप अपने PYQs लगाइए है ना, और प्रैक्टिस करते रहिए। मॉग है ना, जैप जो कि अपना एक्सट्रीम बैच ऑलरेडी चल रहा है, इसके अंदर जे एडवांस है ना प्रेडिक्ट पेपर्स ऑलरेडी हैं, उसमें आप अच्छे से हर संडे को एनालाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, ओके बच्चे, ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए। बाकी PYQ खजाना में जाके है ना, बाकी और चैप्टर्स के PYQ वगैरह आप प्रैक्टिस करते रहिए ना अच्छे से, ओके। और बाकी जो बच्चे हैं 26 के जो सोच रहे हैं कि सर हम अभी जे एडवांस दे लेते हैं, लेकिन हमारी उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है कि हमें अगले साल फोड़ना है, तो उनके लिए बच्चे यहाँ पे आपका इन्फिनिटी बैच है जो कि 26 सेक्शन में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज होगी, DPPs होगी उनकी है ना, मेंस से एडवांस लेवल तक की सारा, ओके। आपको कोई अलग कंटेंट करने की जरूरत नहीं है ना, आप सही से DPPs कर लेते हो, ओके। ये मेंस प्लस एडवांस लेवल की है, इनके वीडियो सोल्यूशन आपके टीचर खुद रिकॉर्ड करते हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज है। अगले 7-8 महीने तक अगर आप ये करते रहोगे ना, 7 महीने तक भी जो टास्क दी जा रही है, तो आपका IIT में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो आपकी जो टीम है ना यहाँ पे, इतनी एक्सपीरियंस टीम, इतने हर साल इतने IITian प्रोड्यूस करती है ना, तो वो आपको पढ़ाएगी, और वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस ऑनलाइन में इस पे कोई नहीं दे रहा ना, क्योंकि इसमें डाउट फॉर्म वगैरह सब कुछ आपके डाउट के लिए सब कुछ इंक्लूडेड है, ओके। और जो बच्चे क्लास 11th वाले देख रहे हैं, तो क्लास 11th के लिए एनर्जी होता है, 12th के लिए प्रोडिजिशन पूरा 12th का सिलेबस कराया जाएगा, इसके अंदर 11th का पूरा है, वो सारी क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव DPP वीडियो सॉल्यूशंस, डाउट फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको, टेस्ट सीरीज इसके अंदर सब कुछ मिलता है, मेंटरशिप सेशन सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, ओके बच्चों। सो आपको काफी मजा आया होगा, तो नाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंस, अगर सोल्व कर पाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यस सर ओके मजा आ रहा है काफी, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और PYQ इस तरह से आते रहेंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ना नहीं किया तो, ओके बच्चों, बाय बाय एंड लव यू ऑल।